नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम नबील खान है और मैं एक सारंगी वादक हूँ। The first and the only Indian classical artist to have a record performance for over 100,000 audience. Please put your hands together for the sensational Sarangi superstar, Nabeel. हमेशा से एक तबला प्लेयर बनना चाहता था और क्रिकेटर बनना चाहता था, क्योंकि 2007 में मैंने सारंगी शुरू करी और उस ज़माने में, उस वक्त में इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो लकीली मैं आज कह सकता हूँ कि लकीली मैंने सारंगी को नहीं चुना, सारंगी ने मुझे चुना। उस ज़माने में मैं एक इकलौता एक सारंगी प्लेयर था, बच्चा जो सारंगी बजा रहा था 7-8 साल की उम्र में। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं ही ये काम कर रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, लोग मेरे दोस्त तबला बजा रहे होते थे, कोई ड्रम्स बजा रहा होता था, कोई क्रिकेट खेल रहा होता था, कोई कीबोर्ड बजा रहा होता था, कोई गिटार बजा रहा होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट मुझे बोर कर रहा है, क्योंकि ये नचाने वाला साज नहीं है, ये सुकून देने वाला साज, सुकून देने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सितार बजता है, जब आप उस ज़माने में देखेंगे तो पंडित रविशंकर जी ने जिस तरीके से सितार को लेके गए, और आज सितार काफ़ी लोग जानते हैं उसके बारे में। बट सारंगी कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि सितार के कंपैरिजन में लोग हारमोनियम को जानते हैं, हालांकि वो प्रॉपर एक इंडियन क्लासिकल साज नहीं है हारमोनियम। तो बट बड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि सारंगी इतना फेमस नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए था। तो मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर सारंगी स्पेशली क्लासिकल कम हो, स्पेशली अगर आप आज की डेट में बात करें जहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा एक ज़रिया, एक मैं प्लस पॉइंट कह सकता हूँ मेरी लाइफ का, कि जो चेंज आया सारंगी के रुख को जो चेंज किया। सारंगी पहली दफ़ा इस साल 26 अक्टूबर को ज़बील पार्क में 100,000 क्राउड के सामने पहली दफ़ा बजी। तो वो उस मेहनत का ये रिज़ल्ट है। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ नबील खान और मैं आज अपने सारंगी के सफ़र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं 7 साल का था तब मैंने सारंगी शुरू करी। मेरे नाना पद्म भूषण अवार्डेड उस्ताद साबिर खान साहब ने मुझे सारंगी की तालीम हासिल करी, मैंने उनसे। एंड ये बहुत ही यूनिक बात है और फैक्ट है कि मैं सारंगी बजाना नहीं चाहता था जब मैं 7 साल का था। मैं हमेशा से एक तबला प्लेयर बनना चाहता था और क्रिकेटर बनना चाहता था, क्योंकि 2007 में मैंने सारंगी शुरू करी और उस ज़माने में, उस वक्त में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो मैं MS धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने पापा से कहा कि आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो पापा ने बोला कि यार बेटा, क्रिकेटर्स तो बहुत हैं, इतने सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप इस ऐसे घराने से, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो कि जिसके स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। और हमारा जो एक लेगेसी है वो 16th सेंचुरी से है। हमारे घराना, मुरादाबाद सैनिया घराना 16th सेंचुरी से चला आ रहा है, और ये घराना बहुत ही पुराना, बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ इंडिया का बहुत वन ऑफ द ट्रेडिशनल घराना बोल सकते हैं इसको। तो इतना पुराना घराना है, मियाँ तानसेन से ताल्लुक़ रखता है। तो पापा ने बोला कि ये एक लेगेसी है, इसको आपको कंटिन्यू करना है, और अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो लकीली मैं आज कह सकता हूँ कि लकीली मैंने सारंगी को नहीं चुना, सारंगी ने मुझे चुना। तो सारंगी चोज भी, एंड दैट्स हाउ मेरी एक जर्नी है, एक बनी सिलसिला। जो भी हूँ मैं इस जो आप देख रहे हैं खूबसूरत साज बोल सकते हैं हम इसको, और बहुत ही मेलोडियस साज है, इतना खूबसूरत, इतनी दिल को इतना आराम मिलता है, दिमाग को इतना आराम मिलता है जब हम इसको छूते हैं, जब इसको बजाते हैं, जब हम इसको सुनते हैं। तो इस तरीके से सारंगी ने मुझे चुना, और जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे पिताजी उस्ताद नासिर खान साहब ने मुझे तालीम हासिल करी, मेरे मामा, मेरे अंकल उस्ताद कमाल साबरी साहब से मैंने तालीम हासिल करी। सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट मिला, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ता गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं सारंगी सीखना नहीं चाहता था, तो मेरा हमेशा से ध्यान था कि मैं खेलूं, कूदूं, और या तो तबला, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। तो हमेशा से मैंने ये कहा था कि या तो अगर मुझे म्यूज़िशियन बनना है तो मैं तबला प्लेयर बनूँगा। तो बट वो ये कि एक किस्मत है,
वो ऐसे घूम के ऐसे वापस सारंगी पे आई। तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे याद है कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स उस टाइम पर उस ज़माने में मैं एक इकलौता एक सारंगी प्लेयर था, बच्चा जो सारंगी बजा रहा था 7-8 साल की उम्र में। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं ही ये काम कर रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, लोग मेरे दोस्त तबला बजा रहे होते थे, कोई ड्रम्स बजा रहा होता था, कोई क्रिकेट खेल रहा होता था, कोई कीबोर्ड बजा रहा होता था, कोई गिटार बजा रहा होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट मुझे बोर कर रहा है, क्योंकि ये नचाने वाला साज नहीं है, ये सुकून देने वाला साज, सुकून देने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो जो भी मेरी टीचर्स आती थी, प्रिंसिपल होती थी, वो मुझसे ये बोलती थी कि ये तो बड़े बुज़ुर्ग बजाते हैं साज, ये तो बड़े बुज़ुर्गों का साज है सारंगी, तुम 8 साल का बच्चा ये सारंगी बजा रहा है। तो बहुत ही एक यूनिक बात थी। मेरे पूरे हिंदुस्तान में मैं एक इकलौता बच्चा था जो उस टाइम पर वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट सारंगी का खिताब मुझे दिया गया था कि मैं उस टाइम पर जब लोग अपने बच्चों को गाना सिखाते थे, क्योंकि वोकल्स आज भी देखा जाए तो आप एक सोलो एक म्यूज़िक रिसाइटल होता है जब भी एज अ वोकलिस्ट आप परफॉर्म करते हो, तो बट सारंगी सोलो बहुत कम होता है। तो मैं अपने फादर से कहा कि अगर मैं सारंगी प्लेयर बनूंगा तो मुझे एज अ सोलोइस्ट बनना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फिर मैं अगर सारंगी को लेके जाऊँ तो मैं एक ऐसे मकाम पे लेके जाऊँ जैसे आज सितार बजता है। जब आप उस ज़माने में देखेंगे तो पंडित रविशंकर जी ने जिस तरीके से सितार को लेके गए, और आज सितार काफ़ी लोग जानते हैं उसके बारे में, बट सारंगी कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि सितार के कंपैरिजन में और गाने के कंपैरिजन में लोग हारमोनियम को जानते हैं, हालांकि वो प्रॉपर एक इंडियन क्लासिकल साज नहीं है हारमोनियम। तो बट बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सारंगी इतना फेमस नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए था। तो तभी से मैंने ठान ली थी, जब मैं स्कूल में बजाने लगा, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स जीतने लगा, जोनल्स होते थे, स्टेट लेवल्स होते थे, मैं जीतने लगा तो स्कूल को भी बड़ा प्राउड होता था। और जब मुझे सबके सामने एक बुलाकर सम्मानित किया जाता था तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो मुझे वो एक इंस्पिरेशन मिली वहाँ से जब मैं गया अलग अलग जगहों में बजाने। दैन मैंने अपने फादर के साथ इंटरनेशनल टूर किया, अपने मामा उस्ताद कमाल साबरी जी के साथ इंटरनेशनल टूर किया। वी वर इन यूरोप, वी वर इन रशिया। मैं जब 15 साल का था उसमें मैंने इंटरनेशनल टूर किया। तो जब मैं वापस स्कूल में आया वापस, तो उसके बाद तो लोग इतने मेरे फ़ैन हो गए, इतने मेरे फ़ैन हो गए, और लोगों ने इतना पसंद किया मुझे, क्योंकि 15 साल की उम्र में बाहर जाना, और स्पेशली आपके कंट्री का तो आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप उस स्कूल के बच्चे हो। तो वो स्कूल बड़ा खुश था कि यार हमारे स्कूल का बच्चा बाहर गया और बाहर जाके उसने ये परफॉर्मेंस दी और सब कुछ करा, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो दे वर वेरी हैप्पी, सब लोग इतने खुश। और वहाँ से जब मैंने देखा ना कि यार ये इज़्ज़त जो है ना, ये मुझे ना पढ़ाई से आ रही, ना मुझे क्रिकेट से आ रही, ना किसी और चीज़ से आ रही, ना तबला से आ रही। क्योंकि तबला भी आप देखें तो पापा ने एक बात और कही थी कि यार नबील, तबला प्लेयर्स भी बहुत हैं, तबला इतना फेमस है कि आप स्पेशली नॉट इन इंडिया, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपको हर कंट्री में, हर सिटी में एक ना एक तबला प्लेयर ज़रूर मिलेगा। बट सारंगी प्लेयर तो उसके मुकाबले में 1% भी नहीं है। तो वो चीज़ करो जो बहुत कम है, और जिसकी जो एक मिसाल है दी जाती है पुराने ज़माने से कि सारंगी एक 300 साल में आती है सीखना आपको, बट बहुत चैलेंजिंग माना जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि वो सारंगी सीखे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ उनके सामने कि मैं भी एक छोटा था और छोटे बच्चे से मैं यहाँ तक पहुँचा। जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ, आप लोगों ने सपोर्ट दिया, साथ दिया, आप लोग मेरे शोज़ पे आते हैं, कॉन्सर्ट सुनते हैं, टिकट्स लेते हैं। तो इससे बड़ा एक आर्टिस्ट के लिए क्या बात हो सकती है कि जो उसने ख्वाब एक बचपन में देखा था कि उसको देखने के लिए लोग आएंगे एज अ सोलो सारंगी प्लेयर, विच वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम। कि एक इमेजिन करना भी कि उस टाइम पे जब सारंगी सिर्फ संगत का साज होता था, एक अकम्पनी इंस्ट्रूमेंट में माना जाता था, उसको लोग अकम्पनीमेंट में यूज़ करते थे। तो दे यूज़ टू अकम्पनी, और वोकल्स हमारे होते थे लीड, तो वो संगत का साज होता था। और संगत से कहाँ वो आज सोलो में बज रहा है। और मैं उसको जिस तरीके से ऊपर वाले का करम है, सबकी दुआएं, हमारे जो मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे माता पिता, सब आप लोगों की प्यार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। और दुनिया भर में सारंगी सोलोज़ हो रही हैं, मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ। और ये एक जो सफ़र था कि एक बच्चा जो सारंगी सीखना नहीं चाहता था और आज उसकी पहचान उस सारंगी से है, तो ये एक अपने आप में एक यूनिक बात है। सो स्कूल के बाद
जब मैं कॉलेज में आया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट किया, तो उस समय मुझे और लोग जानने लगे और मैं एक स्टेट लेवल से मैं एक कदम आगे पहुंचा। तो और मैं उस टाइम का नबील एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन चुका था, क्योंकि 15 साल की उम्र में मैंने बाहर परफॉर्मेंस दी थी। तो 2019 में मैंने एक और अपने वालिद साहब के साथ यूरोप टूर किया, जिसमें इटली, फ्रांस, डेनमार्क, 2-3 और यूरोपियन कंट्रीज़ भी कवर थी। तो उसके बाद वही सेम चीज़, जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे वहाँ पे उस तरीके से सम्मानित किया गया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया, एक्सीलेंस इन म्यूज़िक का खिताब दिया गया। तो उसमें मुझे बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का भी खिताब दिया गया दिल्ली में। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें थी लोगों के लिए, और मेरे लिए उस टाइम पर ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी नहीं, सारंगी की पहचान हो रही है बेसिकली। क्योंकि मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि मेरा एम ये रहा है कि मैं जैसा तबला और सितार और गाना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हमारा इतना बाहर इंडिया से ज़्यादा फेमस है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर आता है गाना, सितार एंड तबला। तो उसी तरीके से सारंगी भी उस लाइन में आना चाहिए। तो एक ये सपना था। तो एक ये छोटे छोटे सपने मेरे पूरे हो रहे थे, और साल बीतता गया, फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में आई स्टार्टेड मेकिंग सम रील्स ऑन सोशल मीडिया, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साज को और लोगों से मिलवाने के लिए सारंगी को वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उस टाइम पर आई थिंक इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। तो इंस्टाग्राम पे रील्स करके एक इन्होंने सिस्टम शुरू किया, 15 सेकंड्स का होता था। तो उस टाइम पर मैं सिर्फ हमारा क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा है कि 1 घंटा भी कम है, तो आप वो चीज़ 15 सेकंड में कैसे कवर करोगे। तो आई स्टार्टेड मेकिंग सम बॉलीवुड, ऑल टाइम बॉलीवुड फेवरेट सॉन्ग्स के जिनको लोगों को पता लगे, ताकि वो लोग सुनकर क्लासिकल में आए। तो मैंने ये चीज़ उस टाइम शुरू करी। तो मुझे क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने कि यार आप क्लासिकल आर्टिस्ट हो, आप ये क्या कर रहे हो। और देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जो लोग ये कहते थे यार, जो वो खुद रील्स बना रहे हैं। तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है कि सब लोगों को देख कर कि यार मैंने 2020 में ये चीज़ जब मैं करता था तो लोग मुझे बड़ा कहते थे कि यार आप क्लासिकल आर्टिस्ट हो और आप लग जा गले बजा रहे हो सारंगी पे, तुम ही हो बजा रहे हो। तो मैं उनसे हमेशा ये चीज़ कहता था कि यार अगर हमें किसी चीज़ को इंस्पायर करना है तो हमें उनका म्यूज़िक बजाना चाहिए। और उस वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास कम से कम 100 स्टूडेंट्स हैं सारंगी के, और सबको हमने क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, क्योंकि ये एक रूट है, ये एक बेसिक है। अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखेंगे सारंगी में तो आप दुनिया का कोई भी म्यूज़िक नहीं बजा सकते सारंगी में। तो अगर आपको बॉलीवुड, आइदर सूफ़ी, आइदर जो भी गज़ल बजानी है, आपको एक सारेगामा और बेसिक तो सीखना है। जब आपको बेसिक आ गई तो आप अलग अलग म्यूज़िक बजा सकते हैं। तो उस टाइम मैंने ये चीज़ शुरू करी, और काफ़ी उस वजह से मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, लाइक्स और जो रीच है वो काफ़ी बढ़ी। और धीरे धीरे लोग आते गए, और हमारी एक संस्था है सारंगी कल्चरल अकेडमी, जो कि एक मेरे वालिद साहब और मेरा इनिशिएटिव है कि हमने ये सोचा था कि हम सारंगी के नाम पर एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और ये है ऊपर वाले के करम से। और आज दुनिया भर से, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर से सारंगी लोग सीख रहे हैं, नॉट ओनली ऑनलाइन, ऑफलाइन भी, इंडिया आकर भी सीखते हैं। तो पिछले 10-15 साल में इतने सारंगी के हमारे शिष्य हुए पूरे वर्ल्ड में, और लोग सीखते हैं ऑनलाइन भी सारंगी कल्चरल अकेडमी के थ्रू। और ये उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला कि लोगों ने सारंगी सीखना शुरू किया। और उस टाइम पे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप एक क्लासिकल आर्टिस्ट हैं और आपको कवर सॉन्ग्स शोभा नहीं देते। तो मैं उनसे एक चीज़ कहता था कि मैं राग यमन बजा रहा हूँ, इसमें एक कॉम्पोजिशंस बजा रहा हूँ, तो वो मेरी खुद का बनाई हुई नहीं है, वो भी मेरा राग खुद का बनाया हुआ नहीं है, वो भी किसी और ने बनाया है। तो एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो कवर। वो अभी इस दुनिया में होते तो वो सबसे पहले मेरे पे कॉपीराइट लगाते कि दिस इज़ माई कॉम्पोजिशन। तो आज इतने लोग ठुमरी गा रहे हैं, इतने लोग गज़ल गा रहे हैं, इतने लोग ज़िद ना करो लोग गा रहे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की चीज़ें, मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं ये है वो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी म्यूज़िक ओरिजिनल नहीं है आज की डेट में। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पुराने ज़माने के बुज़ुर्गों से, पुराने ज़माने के लोगों से इंस्पायर होकर अपनी अपनी नई नई कॉम्पोजिशंस लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी म्यूज़िक है वो एक राग बेस्ड होगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर राग गौड़ मल्हार पे अगर मैं कोई गाना आज बनाया तो मैं कह सकता हूँ कि ये मियाँ तानसेन जी का कॉपीराइट है, क्योंकि उन्होंने ये राग बनाया है। तो ये चीज़ें लोगों ने निकालना शुरू करी। देन लोगों को चाहिए था कि नहीं, हम
कि ये सारंगी एक आर्टिस्ट है, ये चीज़ नहीं कर सकता, कवर सॉन्ग नहीं बजा सकता, ये ओनली क्लासिकल बजा सकता है। मगर आज आप मार्केट में जाइए, आप एक ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, यूट्यूब देखिए, मोस्ट ऑफ द क्लासिकल म्यूजिशियंस आर प्लेइंग कवर सॉन्ग्स। तो एक चीज़ इसमें ये समझ में आती है कि जब आप कुछ चीज़ पहल करते हो, बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप, अगर कुछ आपके मन में है कि नहीं ये बेस्ट है और आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका म्यूज़िक और आपकी पहचान जो है वो सब पे भारी हो जाता है। और ये एक सपना था कि सारंगी को वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, तो ये इंडिया में बैठे बैठे पूरा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि यार हमारे बुज़ुर्ग इतनी सारी जगह पे गए और इतने सारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा वो यूएस और यूके में गए थे। तो मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जो जहाँ पर सारंगी स्पेशली क्लासिकल कम हो, और वो थी जीसीसी, गल्फ़ कंट्रीज़। स्पेशली अगर आप आज की डेट में बात करें तो यूएई, जहाँ पर दुबई है, दुबई जो सिटी है वो उन जीसीसी में बहुत मॉडर्न है और बहुत ही फेमस है। और अगर आप वहाँ पर कुछ चीज़ बजाते हैं तो वो एक हब है मिडिल ईस्ट का। तो आई ऑलवेज वांटेड टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ग्लोबल लेवल। तो एक बहुत बड़ा एक ज़रिया, एक मैं प्लस पॉइंट कह सकता हूँ मेरी लाइफ का, कि जो चेंज आया सारंगी के रुख को जो चेंज किया वो दुबई ने किया। तो इन 2021 जब मैं वहाँ गया, तो उससे पहले भी मैं गया था, 2018-19 में भी गया था, लेकिन मैंने इस सोच के साथ जब मैं वहाँ अकेला गया, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प, तो मैं सिर्फ इस मकसद से गया था कि मुझे वहाँ जाना है, लोगों को सुनाना है और वहाँ से सारंगी को हर जगह लेके जाना है। और आज 2025 है और सारंगी पहली दफ़ा इस साल लास्ट मंथ 26 अक्टूबर को ज़बील पार्क में 100,000 पीपल, 100,000 म्यूज़िक लवर्स, 100,000 क्राउड के सामने पहली दफ़ा बजी। तो वो उस मेहनत का ये रिज़ल्ट है। तो मैं एक जस्ट आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि मैंने 2021 में सारंगी को दुबई लेके गया और 2025 में एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हम लोगों ने कि 1 लाख लोगों के सामने सारंगी सोलो बजी गई। आज तक के इतिहास का ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो फाइनली उस शो के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार जो मैंने अपने उस्ताद की खिदमत करी, वो उस ज़माने में कहते थे जब उनके पैर दबाता था, जब वो 83-82 में थे, जब वो बीमार रहते थे, तो मुझे दुआ देते थे। वो कहते थे कि जो दुआ है ना तुम्हारी, ये बाद में काम आएगी। तो वो मैं सब चीज़ सोचता था और ये रियलाइज़ करता था कि यार फाइनली वो दिन आ गया जब मैं सोचता था कि यार कि 10 लोग सारंगी के बारे में नहीं जान रहे हैं। आई एम श्योर जो भी आप लोग भी देख रहे होंगे कि आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इंस्ट्रूमेंट को पहली दफ़ा देख रहे होंगे। तो 1 लाख लोगों के सामने सारंगी मैंने बजाई, लोगों ने 1 लाख लोगों ने सुना। तो एक काफ़ी सपनों में से ही मेरा एक सपना पूरा, सपना बहुत बड़ा है, अभी बहुत आगे जाना है और सारंगी को लेके और आगे जाना है। लेकिन उस कॉन्सर्ट में जो ज़बील पार्क में हमने किया, मेरे बाद पंजाबी पॉप स्टार जिसमें सुपरस्टार कहते हैं मीका सिंह, उन्होंने परफॉर्म किया, देन नेहा कक्कड़ ने भी परफॉर्म किया। और एक कल्चरल इवेंट था, एक यूएई और इंडिया की जो एक कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इवेंट था, एमिरेट्स लव्स इंडिया। और लास्ट ईयर भी मैंने परफॉर्म किया था, उस टाइम भी 70,000 लोग थे 2024 में। और दुबई में ही एक कैंडल लाइट कॉन्सर्ट्स करके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था। तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं सारंगी को किस तरीके से आगे लेके जाऊं। तो मैंने सोचा कि यार इस प्लेटफॉर्म पे चेलो बज रहा है, वायलिन बज रहा है, नॉन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस सब हैं वहाँ पे, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक को सपोर्ट कर रहे हैं और वही था। तो लकीली उन्होंने मुझसे कोलैब किया सारंगी के, क्योंकि सारंगी भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चेलो और वायलिन से भी बहुत खूबसूरत साज है, क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस निकलती है, नेचुरल रिवर्ब निकलता है, वो सब पे भारी हो जाता है। तो पहली बार इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म कैंडल लाइट पे बजा दुबई में 2024 जनवरी में। और आई थिंक उस थिएटर का नाम था ज़बील थिएटर, ज़बील सराय करके एक होटल है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा थिएटर है, आई थिंक 500-600 कैपेसिटी थी उसकी। बट वो शो इतना सोल्ड आउट हुआ कि हमने 2 शो किए वो 1-1 घंटे के। तो 1000 से भी ज़्यादा लोग आए वहाँ पर और उन्होंने देखा पहली दफ़ा कैंडल्स के साथ में सारंगी बजी। नॉट ओनली सारंगी, एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट पहली बार बजा। तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की नहीं थी कि सारंगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे बज रही, मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा थी कि
ये जो काफ़ी सालों से 5-7 साल से ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आई थिंक सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके में, यूएस में, हर जगह पे ये इतना फेमस है। और एक ही यूनिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए। यहाँ सिंगर्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पर मैंने चेलो सुना, वायलिन सुना, पियानो सुना, बट सारंगी इतिहास में लिखा जाएगा कि सारंगी वॉज द फर्स्ट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बजी। तो मुझे इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। और सारे मीडिया ने, सब लोगों ने इसको कवरेज किया, और जो लोग आए, जो लोगों ने प्यार दिया, वो बहुत खूबसूरत प्यार दिया। और बहुत सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से उस प्लेटफॉर्म, उस कॉन्सर्ट के बाद से जो एक सारंगी ने एक अपना एक स्टाइल चेंज किया है। यूजुअली हम लोग इसको क्रॉस लेग बैठ के बजाते हैं, एक तख्त होता था उस ज़माने में, उसको हम क्रॉस लेग बैठ के इसको बजाया जाता था। बट आज के डेट पे मैंने इसको थोड़ा इसका स्टाइल चेंज किया। मैं एक पियानो बेंच यूज़ करता हूँ, और उसके साथ में आप देख सकते हैं वीडियोस में यूट्यूब में, तो मैं उसके ऊपर बैठता हूँ। मेरे साथ म्यूजिशियंस होते हैं, परकशनिस्ट, तबला प्लेयर, कीबोर्डिस्ट, गिटारिस्ट, ड्रम्स और बेसिस्ट। तो मैं पूरा बैंड लेके चलता हूँ अपने साथ। तो ये एक मैंने थोड़ा स्टाइल चेंज किया, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आई। और मैं सिर्फ क्लासिकल नहीं करता, मैं क्लासिकल भी करता हूँ, मैं सूफ़ी भी करता हूँ, मैं गज़ल भी करता हूँ, मैं बॉलीवुड भी करता हूँ। तो मेरा जो सेटअप होता है वो मिक्स होता है। सपोज़ आप हैं, आपको क्लासिकल पसंद है, आपको सूफ़ी पसंद है, आपको बॉलीवुड पसंद है, आप मेरा शो अटेंड करना है, तो मेरे शो के जो लोग हैं वो डाइवर्स ऑडियंस हो गई, मेरे शो के जो लोग हैं वो बढ़ गए। तो एक स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी थी 2-3 साल पहले, और वो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उससे वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो एक बदलाव लाया। देन मैंने सेम कॉन्सेप्ट के साथ यूके में टूर किया, पूरे यूके में, जिसमें लंदन, लेस्टर, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लिवरपूल, लीड्स में एक बहुत ही एक प्रॉपर एक क्लासिकल कॉन्सर्ट भी किया। देन यूरोप में डेनमार्क, फ्रांस में पेरिस में बहुत खूबसूरत से ऑडिटोरियम में शो था हमारा। देन जर्मनी, बहुत इतने सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो लास्ट 2 साल से यहाँ पर काफ़ी सारंगी गई। सो एक साउंड ऑफ सारंगी, रोमांस विद सारंगी के नाम से मैंने टूर्स निकाले, टूर 2024, अभी रिसेंटली भी मैंने किया, इस साल बहुत सक्सेसफुल टूर रहा साउंड ऑफ सारंगी 2025। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का मैं एक सफ़र कह सकता हूँ। ये जस्ट एक स्टार्ट है सारंगी को ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए। मैं आप लोगों को कुछ सारंगी के बारे में बताना चाहूँगा। तो इस खूबसूरत सा साज जो है, ये इसको कहते हैं सारंगी। पुराने ज़माने में पीपल यूज्ड टू से 100 रंग। वाई 100 रंग? 100 मीन्स 100, रंग मीन्स कलर्स। सो 100 कलर्स। तो उस ज़माने के लोग वाकई में 100 रंग इसमें से निकाल सकते थे। 100 रंग माने, अब इजी मैं लैंग्वेज में बताऊं, 100 रंग का मतलब क्लासिकल, गज़ल, सूफ़ी, कव्वाली, जैज़, टप्पा, कजरी, राजस्थानी फोक, पंजाबी फोक, कश्मीरी फोक। सो ये कुछ रंग हैं। ये एक रंगों में से एक थोड़े से रंग मैंने कहे जो कि मुझे आते हैं। सूफ़ी रॉक भी, पॉप भी मैं आजकल कर रहा हूँ। तो ये 100 रंग जब उस ज़माने में लोगों ने कहा, तो वाकई में 100 रंग तो होते होंगे, लेकिन आजकल के ज़माने में हम कुछ रंग बजा लें वही बहुत है। उस ज़माने के बुज़ुर्गों का हमने अगर 2% भी बजा लिया, मुझे ऐसा लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं। सो सारंगी कहा जाता है कि एक समुंदर है, और उस समुंदर में से आप एक मुट्ठी करके यूँ पानी निकाल रहे हैं, एक डोंगा लेके एक पानी निकाल रहे हैं, ये आपको आता है। एक छोटा सा वाक़या है, आई थिंक 16th सेंचुरी का वाक़या है। मियाँ तानसेन जी थे जो सबसे महान थे म्यूज़िक फील्ड में, और एक उस ज़माने के बादशाह अकबर का वाक़या है ये। तो किसी को सज़ा हो रही थी, तो किसी ने उनसे बोला कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस ज़माने में इस चीज़ को लेकर कैसा भी माहौल होता था, क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ में बड़ी वो होती थी कि नहीं, आपकी जो भी आखिरी ख्वाहिश होगी ना, वो पूरी की जाएगी, चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने बोला कि बादशाह, मैं सारंगी सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, सारंगी सीखना चाहते हो? सारंगी तो उन्होंने अपने एक 9 रत्नों में से एक थे वो, मियाँ तानसेन से। तो उन्होंने बोला कि सारंगी सीखना चाहते हैं, कि ये पॉसिबल है, मतलब हो सकता है? तो उन्होंने बोला सारंगी सीखना है तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो सारंगी सीख लेंगे। तो वो सारंगी सीखने गए।
तो उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद सीख ली? नहीं, 1 हफ्ते बाद आए कि आप सीख ली? उन्होंने बोला तूने तो अभी तो गज़ पकड़ना है। तो 1 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए। 15 साल के बाद उनकी वापस हाज़िरी हुई कि जी कहाँ तक पहुँचे? कह रहे हैं अभी इनको 10 राग आए हैं सिर्फ, और 2 रंग आए, क्लासिकल बजाना आया है और थोड़ा संगत करना और थोड़ी ठुमरी बजाने आई है, अभी और चीज़ें तो आई नहीं इन्हें। ओहो अच्छा ठीक है, वो तो बहुत बुज़ुर्ग हो गए जी। 20 साल के बाद वो गुज़र गए, वो बादशाह ही बदल गए, वो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, बहुत मतलब इतने वक्त बीतता गया और सारंगी नहीं आई उनको। तो उस ज़माने के बुज़ुर्गों का कहना है कि सारंगी सीखने के लिए 100 से 300 साल के बीच का फासला है, इतना आपको चाहिए सारंगी सीखने के लिए। अब लोगों की तो उम्रें भी नहीं होती आज ज़माने में, ना उस ज़माने में होती थी, तो इतना चैलेंजिंग इसको कहा जाता था। तो खैर अगर आप ध्यान से देखिए तो सारंगी का जो स्ट्रक्चर है एक बहुत ही मज़बूत लकड़ी होती है, तुन, उससे बनाई जाती है। तो ये सारंगी मेरे फादर ने डिज़ाइन करी है मेरे लिए, और ये जो एक स्ट्रक्चर है ये मैं हमेशा चाहता था कि मेरे नाना की सारंगी में होता था, उस्ताद साबरी खान साहब के साथ सारंगी में, तो ये मैंने कहकर स्पेशली ये लगाया। और आई थिंक ये इतना फेमस हुआ कि काफ़ी सारंगी प्लेयर्स और काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे सब अब आज की डेट में ये चाहते हैं, क्योंकि कुछ काफ़ी सारंगी में आप देखेंगे मछली का यूज़ होता है, बट मैं ये प्लेन रखता हूँ। तो हाँ, तो सारंगी आप देखेंगे तो ये एक ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर है। और कैसे ह्यूमन शेप? हमारे पास बाल हैं, स्पाइक्स हेयर स्टाइल, नाइस हेयर स्टाइल, 2 आँखें हैं, माउथ, कान, चेस्ट और स्टमक। तो एक ये ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर इसको माना जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज़ मेड अप ऑफ गोट स्किन, ये बकरे की खाल से बना गया है, जिससे आई थिंक तबला भी यूज़ होता है उसमें, और सरोद में भी लगाया जाता है, मतलब काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, पखावज में भी यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ कैमल बोन, दिस इज़ अ ब्रिज, ये एक ब्रिज है जिस पे सारी तरबे, सारी स्ट्रिंग्स सपोर्ट के लिए रखी जाती हैं। तो उस ज़माने में लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ करते थे, क्योंकि उन लोगों को बिलीव ये था कि आजकल के लोग प्लास्टिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो उस ज़माने में बिलीव ये था कि जो हड्डी, सींग, गोट स्किन से जो बात आती थी ना, साउंड क्वालिटी में जो साउंड निकल के आता था वो सबसे बेस्ट होता था। कुछ लोग आजकल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इवन दिस इज़ मेड अप ऑफ बोन, दिस इज़ मेड अप ऑफ बोन, ये भी आजकल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। बट उस ज़माने में कुछ हड्डी में बात आती थी कि नहीं, उससे जो है ना साउंड में बहुत फ़र्क पड़ता था। तो ये एक चीज़ थी, ये एक मेरे फादर का स्टाइल है, इस तरीके का ये इनकी निशानी है, किस तरीके से वो सजाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारंगी इट्स अ फीमेल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम जब हिंदी में बोलते हैं कि सारंगी बजाई, सारंगी बजती है, बट तबला बजता है, सितार भी बजता है, और इसलिए भी मैं इसको फ़ीमेल बोलता हूँ। मैंने जैसा कि मैंने बताया, मैंने 7 साल की उम्र से इसको सीखना शुरू किया, और लगभग मोर देन 15 ईयर्स मैंने इसके साथ समय बिताया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारंगी है, फ़ीमेल है। क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत है, राइट? फिर थोड़ी नखरीली है, अगर मैं इसको आज नहीं बजाऊं तो कल मुझसे रूठ जाएगी, अगर मैं आज इसको ट्यून नहीं करूं तो कल अनट्यून हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मुझसे पूछती है कि आप कहाँ थे, तो मुझे उसको रोज़ सहलाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है सुबह शाम। तो इस तरीके की नखरीली साज़ है। बट ये एक ऐसा साज़ है कि अगर आज ने आपको चुना है तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। सो दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग, एंड हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सच्ची बात है सारंगी में। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये खूटियाँ हम इसको बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पैग्स। तो ये भी ट्यून करने के लिए सारंगियाँ होती हैं। ये भी पैग्स हैं, 2 इधर 2 इधर, इसको भी हम ट्यून करते हैं। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये एक गोट गट से बनती हैं, और 36 अंडरलाइन स्ट्रिंग्स हैं हमारी, जो तरबे जिसको हम बोलते हैं स्टील स्ट्रिंग्स, ये 36 होती हैं। टोटल मेरे सारंगी में 39 स्ट्रिंग्स हैं, एंड 3 मेजर स्ट्रिंग, जिससे सारंगी बजती है बेसिकली। ये भी प्लग्स हैं, यहाँ पर भी सारंगी के जो स्ट्रिंग्स हैं ये सपोर्ट होता है। ये एक मुझे खूबसूरती के लिए फ़िरोज़ा लगा है, जो कि मैं एक हाथ में भी पहनता हूँ। मेरे फादर पहनते हैं, मेरे नाना पहनते हैं, मेरे दादा पहनते थे, मेरे मामा पहनते हैं, मेरी मदर पहनती हैं। तो इसलिए सिर्फ ये एक कि ये खूबसूरत लगता है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, और मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है इसको। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारंगी के बारे में, सारंगी किससे बनी होती है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सारंगी साउंड कैसे करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नेचुरल रेजोनेंस जो आ रहा है सारंगी में।
सा, एक गले के आवाज़ के कितने नज़दीक है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सा रे गा, रे मा गा, रे रे पा। राइट, कितना क्लोज ये आ रहा है कि जैसे हम गा रहे हैं वही सारंगी से आवाज आ रही है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो। किस तरीके से एक जॉयफुल मूड से एक डीप सैड मूड में लेके आता हूँ, तो वो एक सारंगी की खासियत है।
लाल मेरी पत अखियों बला झूले लालन ओ सिंधड़ी दा सैवण दा सगी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। तो इस तरीके से और ये जो आपने सारंगी की आवाज़ सुनी तो इस तरीके से ये दिलों को छूती है। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, वो सिर्फ स्टेज पे ही नहीं बजता, दिलों में, दिमाग में, सब में बजता है और सब में इसका फ़ायदा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेडिटेशन को लेकर, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो सारंगी की जो आवाज़ है, स्पेशली जो हमारे जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो आवाज़ है, वो हमारे दिमाग को लेकर, हमारे दिल को लेकर एक एक ऑर्गन्स में असर करता है और उसको ठीक करता है। एक छोटा सा मिसाल देना चाहूँगा। जब आज से बहुत साल पहले पंडित वल्लभ भाई पटेल जब बीमार थे, तब मेरे नाना उस्ताद साबरी खान साहब ऑल इंडिया रेडियो में वर्क करते थे, वहाँ पे सारंगी बजाते थे। तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया कि आपको सारंगी सुनने की ज़रूरत है। एंड तो वो ड्यूटी मिले मेरे ग्रैंडफादर को कि आपको वहाँ जाना है और 7 दिन आपको ये बजाना है। एंड सेम कॉन्सेप्ट वाज हैपेंड विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एज वेल। उसमें भी डॉक्टर ने, उस ज़माने में लोगों को पता था कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो हील करता है आपको अंदर से। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है। तो 7 दिन तक उन्होंने बजाया और 7 दिन के बाद रिज़ल्ट वाज चेंज्ड कि तबीयत तो बेटर हो गई। बट वही एक बात है कि जिसका जब समय आया होता है उसको उस टाइम पे जाना होता है। बट एक ऐसा फैक्ट है कि उस 7 दिन के बाद से तबीयत में बहुत फ़र्क था, स्पेशली बीपी में, स्पेशली हार्ट रेट में, स्पेशली हर चीज़ में, दिमाग में। क्योंकि अगर आप फिज़िकली फ़िट हो और मेंटली फ़िट नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिज़िकली फ़िट। सारंगी को लेकर शायद फिज़िकली फ़िट आप इतना ना रह पाएँ, मतलब इतना ना हेल्प करें, मगर जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, आपकी जो दिमाग की जो सेहत है वो किस तरीके से सही होगा, तो वो सारंगी बजाने से और सारंगी को सुनने से, महसूस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। मेडिटेशन म्यूज़िक पे, मेंटल हेल्थ म्यूज़िक पे हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि साउंड हीलिंग कॉन्सेप्ट होता है विद क्लासिकल म्यूज़िक, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इंटरनेशनल लेवल पे, इवन इन लंदन, दुबई, वी डिड इन पेरिस। सो डिफरेंट ओकेजन्स में, डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। और उसमें सिर्फ हम मेडिटेशन नहीं करते, उसमें हम लोग तबला भी सुनाते हैं, साथ में गाना भी गाते हैं। लोगों का जो दिमाग है उसको सुकून पैदा करना होता है, बेसिकली मतलब ये है। तो रूहानियत का जो साज़ होता है कि ये सोल है, इट्स अ सोलफुल इंस्ट्रूमेंट। तो आप मेरे साथ सिर्फ ये सारंगी नहीं रखी हुई, एक सोल है जो मुझसे कनेक्टेड है। तो मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है और एक ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें, इंसान के पास वक्त नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो इधर से उधर भाग रहा है, चल रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है। प्लस किसी के पास पेशेंस नहीं है, कि सब्र नहीं है कि यार कैसे करना है, चाहे वो ट्रैफिक हो, दिल्ली का ट्रैफिक हो, गुड़गांव का ट्रैफिक हो, या बॉम्बे का ट्रैफिक हो, या कहीं का भी हो, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। तो जब वो काम से लौट के अपने घर आए तो सोने से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सारंगी को सुने या बजाए।
तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे ये बोलता हूँ और सबको बहुत फ़र्क फील होता है। सबको लगता है कि यार कुछ फ़र्क है, नॉट ओनली सारंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेदर यू लर्न तबला, वेदर यू लर्न सितार, हारमोनियम और गाना, बट सबसे ज़्यादा असर जो करता है वो मेरे हिसाब से सारंगी करता है, क्योंकि सारंगी में एक ऐसी सूदिंग साउंड आती है जो कि दिल और दिमाग को जो है ना शांत करती है। क्योंकि आप अगर एक किसी शो में भी जाओगे तो 1-1.5 घंटा आप नाच के आ जाओ, उसके बाद आपको रिलैक्स करना ही है ना, रात भर सोना है, तो वो उस नींद में, उस आराम में, उस सादगी में बहुत साथ देती है। और इसी के साथ जो हमारे जो देश के युवा हैं उन सब से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी साज़ लेकिन आप सीखिए, उठाइए और प्ले करिए उसको, गाना गाइए या तो, बट प्लीज़ लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बिकॉज एक इस तरह का म्यूज़िक है कि पूरे वर्ल्ड में लोग इसके फ़ैन्स हैं। और मुझे कहता हुआ बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से बाहर ज़्यादा हैं, फ़ॉरेन में लोग इसकी कदर कर रहे हैं। कि मैं वो दिन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ के बच्चे कल को इंग्लैंड में जाके सीखें, ये वही हिस्ट्री रिपीट वाली चीज़ ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ का साज़ है वो ही आके यहाँ सीखें और वही बेटर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ के ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए और उस ऐसे साज़ों को, सारंगी को, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को सीखिए, गाना सीखिए। तो ये आपको जो आपके अंदर जो पेशेंस है वो लाएगा। क्योंकि मैं जब छोटा था और मेरी जब एक ऐसी एज थी खेलने कूदने वाली, मस्ती करने वाली, दोस्तों के साथ फिरने वाली, पार्टीज़ करने वाली, उस उम्र में मैं सारंगी के साथ था। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसने मुझे एक सब्र ला के दिया है कि नहीं, ठहराव लाओ। तो एक क्लासिकल म्यूज़िक से आपको एक मैच्योरिटी आती है जो कि अदर म्यूज़िक से नहीं आती। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए और ज़रूर सीखिएगा। सो ये सारंगी जो आप देख रहे हैं बेसिकली, ये इसको कहते हैं इंडियन क्लासिकल सारंगी। अगर आप राजस्थान में जाएंगे कि आप देखेंगे वहाँ पे एक फोक सारंगी होती है, राजस्थानी फोक सारंगी, विच इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है और बहुत अलग स्टाइल की होती है। क्योंकि उस ज़माने में कहा जाता था कि जो सारंगी होती थी वो आप कभी भी अगर नोटिस लेंगे कि इंडिया के जो बीच के स्टेट्स हैं वहाँ सारंगी इतना नहीं पाई जाती थी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, उस ज़माने में ट्रेडिंग बहुत होती थी। और ये मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, कोई किताबों में लिखा हुआ एक हिस्ट्री है, हम लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक इंसान की एक खोज होती है, एक रिसर्च होती है। तो जितना भी मुझे बाहर जाके पता चला, हर जगह से पता लगा, एक बहुत बड़ी एक फैक्ट है, एक हिस्ट्री जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि आप अगर राजस्थान जाएंगे आपको मिलेगी एक राजस्थानी फोक सारंगी, राइट, बट दैट इज़ डिफरेंट देन द पंजाबी फोक सारंगी। पंजाब, व्हेन यू गो टू पंजाब, आप देखोगे पंजाबी एक अलग ही किस्म की, अलग ही फोक सारंगी है, ठीक है। देन आप जाएंगे गुजरात में, वहाँ पे भी एक अलग गुजराती फोक सारंगी पाई जाती थी किसी ज़माने में, और आज भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग इंडियन क्लासिकल नाउ। मैं इस पे भी आऊँगा कि ये कब इसका लोगों ने इसको बनाया। देन आपको मैं लेके जाना चाहूँगा कश्मीर में। अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक कश्मीरी फोक सारंगी इज़ टोटली डिफरेंट। तो राजस्थानी फोक, पंजाबी फोक, गुजराती फोक, कश्मीरी फोक, चारों सारंगी फोक सारंगी हैं, छोटी साइज़ की सारंगी, बट चारों एक दूसरे से अलग हैं। चारों का म्यूज़िक अलग है, अलग अलग रीजन के अलग अलग संगीत, म्यूज़िक, आवाज़ निकालने का, बजाने का तरीका अलग है। तो एक अपने आप में एक सोचने की कितनी हैरानी वाली बात है। अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा नेपाल में। सो व्हेन यू गो टू द नेपाल, सो आप वहाँ पे पाएंगे कि एक कश्मीरी सारंगी और राजस्थानी सारंगी को मिक्स करके एक नेपाली सारंगी लगती है वो, लेकिन एक्चुअल में उसको मिक्स नहीं किया गया था। नेपाली सारंगी का इतिहास बहुत एक्स्ट्रा और पुराना है। तो जो नेपाली सारंगी है वो एक पूरी अलग है, ना वो राजस्थानी फोक जैसी है, ना वो पंजाबी फोक जैसी है, ना गुजराती फोक, ना कश्मीरी फोक जैसी, टोटली अलग है। और ये तो सबसे अलग है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो इंडिया का मैप है, इसमें बॉर्डर्स पे ही सारंगी क्यों पाई जाती है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, नेपाल में। एक हिस्ट्री जो सारंगी की हिस्ट्री है ना, वो इन 4-5 जगहों से ही आई है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ कि जो बॉर्डर्स के एरिया थे ना, यहाँ से ट्रेडिंग होती थी, बाहर से म्यूजिशियंस आते थे। एक ज़माना था जब दिल्ली सल्तनत का ज़माना था, या मैं आपको उससे भी पहले लेके जाऊँ, या उसके बाद जब मुगल्स आए उस ज़माने की बात है, जब मराठास का ज़माना था। ये तो खैर बहुत बात की बात हो गई, मैं आपको और पहले लेके जाना चाहता हूँ। तो उस ज़माने में पर्शिया से और ईरान से ट्रेडिंग होती थी। स्पेशली तबला को इंडियन इंस्ट्रूमेंट
प्रॉपर नहीं था उस ज़माने में, पखावज को काट के बनाया गया था, तबला भी ट्रेड होके आता था इंडिया में। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट ओनली पर्टिकुलर सारंगी, इस तरीके के बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर्शिया से, उधर ईरान से, मिडिल ईस्ट से काफ़ी आते थे और उस ज़माने के राजाओं को, बादशाहों को बड़ा शौक़ था म्यूज़िक सुनने का। तो स्पेशली जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, स्पेशली सितार टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये उस ज़माने में बहुत ट्रेडिंग होती थी। तो जब उस ज़माने में ये साज इंडिया आते थे, हिंदुस्तान आते थे, तो यहाँ आके ये अपना रीजन, अपना कल्चर अडेप्ट करते थे। तो लोग स्ट्रक्चर चेंज कर करके अपने रीजन की अपनी अपनी सारंगियाँ बनाते थे। जैसे पंजाब में कुछ सारंगी आई तो उन्होंने अपनी तरीके की सारंगी बनाई, राजस्थान में आई, राजस्थान में अपनी तरीके की सारंगी आई, नेपाल में आई, नेपाल में अपने तरीके से, दैन कश्मीर में अपने तरीके से। बट अब आप बात करेंगे कि मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं फोक सारंगी क्यों नहीं बजाता, तो मैं इसका एक जवाब देता हूँ। हमारा जो घराना, मुरादाबाद सैनिया घराना, जैसे कि मैंने बात करी, वो ट्रेडिंग सीधा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। तो वहाँ से आते आते बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि चेंज हो जाती थी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ अमीर खुसरो के ज़माने में, 12th सेंचुरी आई थिंक या 13th सेंचुरी, तो उस ज़माने में जब इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आया था, उन्होंने सितार में भी काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज किया, पूरा शेप चेंज करके इसको एक नया विज़न दिया सितार को। तो उस ज़माने में जब सारंगी दिल्ली आती थी या यूपी आती थी, तो वो उस फोक सारंगी में एक गायकी अंदाज़ बजाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो बहुत एक रीजन ने, एक स्टेट ने, उस ज़माने में राजस्थान वॉज नॉट अ प्रॉपर स्टेट एक्चुअली, एक कह सकते हैं एक मेवाड़ उसको बोला जाता था उस ज़माने में। और एक उस तरीके को उन्होंने अपने रीजन से, पंजाब में अपने रीजन के हिसाब से सिर्फ अपने म्यूज़िक के लिए वो बनाया था। बट हमारा जो म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था, एक इट्स कॉल्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें रागदारी नहीं पॉसिबल होती थी। तो चेंज करके एक उन्होंने एक इस तरीके से साज बनाया कि इसमें 39 स्ट्रिंग्स डाली और 3 मेजर स्ट्रिंग्स डालें, तब जाके ये हमारे गले के नज़दीक बना साज। और इसमें से सारे राग हम निकालने लगे, क्योंकि अगर आप फोक सारंगी सुनेंगे तो वो क्लासिकल रागदारी सारंगी इतनी नहीं होती हैं, वो एक रीजनल सॉन्ग्स होते हैं फोक, तभी हम उनको फोक सारंगी कहते हैं। बट दिस इज़ कॉल्ड इंडियन क्लासिकल सारंगी, जिसमें से अलग अलग इवन फोक निकल सकते हैं, सूफ़ी, कवाली, गज़ल, क्लासिकल, हर चीज़ निकल सकती है। तो ये सारंगी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए जानना, कि किस तरीके से लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी शेप चेंज करी। उस ज़माने में भी किसी और तरीके से दिखती थी, लेकिन अब चेंज करी। अब जैसे मेरे फादर ने ये थोड़ा चेंज करा, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, तो इस तरीके से आने वाली पुश्तें भी हैं, उन लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ उस ज़माने में अलग थी, देन अलग थी, फिर अलग हुआ, फिर अलग हुआ। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा JHS टॉक शो बाय JHS मीडिया के साथ टॉक शो करके, आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी। और इन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हर आर्टिस्ट, हर कलाकार को बुलाते हैं और उनके साथ उनकी कहानी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एक इनिशिएटिव है। और मैं दुआ करता हूँ आपके सक्सेस के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द स्टेज पे देखने के लिए। और सी यू सून, थैंक यू।